दोस्तों, यह एक पूरी तरह काल्पनिक कहानी है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसमें सभी पात्र, नाम और घटनाएं वास्तविकता से अलग हैं और किसी भी भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे यूके स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। यूसुफ, उसे मार डालो, चार्लोट ने गुस्से से आदेश दिया। यूसुफ ने अपनी चाल चली। उसका मांसल शरीर टैंक जैसा लग रहा था और वह हर्षित की ओर तेजी से बढ़ रहा था। अपनी कोहनी हर्षित की कनपटियों पर निशाना साध रहा था। हालांकि हर्षित नहीं हिला। जब यूसुफ की कोहनी उसकी कनपटी से टकराई तो एक जोरदार आवाज सुनाई दी। उसके बाद हड्डियों के टूटने की आवाजें भी सुनाई दी। इसके तुरंत बाद दर्द भरी चीख हवा में गूंज उठी। हर्षित 1 इंच भी नहीं हिला, लेकिन यूसुफ की कोहनी टूट गई थी, इसलिए उसका हाथ फिलहाल लटका हुआ था। यूसुफ अचंभित होकर सिर्फ हर्षित को भयभीत होकर देख सकता था। मेरा वार 30 सेंटीमीटर मोटे संगमरमर के टुकड़े को चकनाचूर कर सकता है, लेकिन इससे हर्षित को कोई नुकसान नहीं हुआ। आपकी ताकत में अभी भी कमी है। इसके अलावा आप जेराडस कराटे इस तरह से नहीं करते हैं। मैंने जेराडस के राजा को पहले भी देखा है, इसलिए मुझे पता है कि असली जेराडस कराटे कैसा दिखता है। फिर भी कराटे की तुलना मार्शल आर्ट से नहीं की जा सकती, हर्षित ने टिप्पणी की। इससे पहले कि यूसुफ कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, हर्षित अचानक यूसुफ के सामने प्रकट हो गया, मानो वह कोई प्रेत हो। उसने 2 उंगलियां बढ़ाकर यूसुफ के कंधे पर ठपठपाया। धमाक! यूसुफ के कंधे की हड्डी तुरंत फट गई। वहां एक बड़ा छेद हो गया और खून बहने लगा। यह 1 इंच पंच है, हर्षित ने घोषणा की। यूसुफ के मुंह से खून जमा देने वाली चीख निकली क्योंकि उसका दाहिना कंधा टूट गया था। हालांकि हर्षित ने दया का कोई संकेत नहीं दिखाया। इस बार उसने धीरे से यूसुफ के बाएं कंधे को थपथपाया। यूसुफ कुछ देर के लिए चौंक गया क्योंकि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही वह दर्द से चिल्ला उठा। उसे ऐसा लगा जैसे वह अंदर से बाहर की ओर फट रहा है। उसकी पसलियों, कंधों की हड्डियों और उरोस्थी के एक साथ टूटने से पहले 7 विस्फोट सुने गए। यह 7 क्षतियों की मुट्ठी है, हर्षित ने लापरवाही से टिप्पणी की। जैस्पर ने हांफते हुए 1 कदम पीछे हटते हुए कहा, राक्षस, तुम एक राक्षस हो। जीशान, टायसन और लुकास भी अचंभित थे। हर्षित कितना पावरफुल है। हम तीनों ने पहले भी यूसुफ से लड़ाई की थी। हमें पता था कि वह जेराडस में कोई साधारण योद्धा नहीं है, लेकिन हर्षित के खिलाफ लड़ते समय वह एक नवजात शिशु की तरह कमजोर है। अब तक यूसुफ गंभीर रूप से घायल हो चुका था। जमीन पर घुटने टेकते हुए उसने मुंह से खून की धार निकाली। तुम कौन हो? तुम यहां के नहीं हो। तुम निश्चित रूप से कोई नामहीन व्यक्ति नहीं हो, उसने हर्षित को भयभीत होकर घूरते हुए कहा। हर्षित कुछ कदम पीछे हटे। अपने सूट की जेब से हाथ पोंछने के लिए रूमाल निकाला। यूसुफ को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने टाइटस से कहा, मुझे 1 अरब दे दो और मैं तुरंत चला जाऊंगा। टाइटस के जवाब देने से पहले ही चार्लोट चिल्ला पड़ी, यह ब्लैकमेल है, तुम्हारा अंत हो गया। हर्षित ने उसे ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया। टाइटस ने आह भरी, युवक, तुम वाकई एक कुशल योद्धा हो, लेकिन क्या तुमने रिजल्ट्स के बारे में सोचा है? ऑक्टागन सेक्ट न केवल एक युद्ध कला कबीला है, बल्कि एक लिस्टेड कंपनी भी है। हम 19 उद्यमों के मालिक हैं। क्या तुम जानते हो कि हम हर साल पोलर्टन के लिए कितना टैक्स जनरेट करते हैं? एक व्यक्ति की ताकत असली ताकत नहीं है। तुम अभी भी युवा हो, इसलिए तुम नहीं समझते। अगर तुम अभी चले गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। किसी व्यक्ति की शक्ति सच्ची शक्ति नहीं है, हर्षित ने उलझन में पड़कर दोहराया। टाइटस के पास शब्दों का एक अलग ही अंदाज है। एक पल के लिए तो मैंने उस पर यकीन कर लिया। दुर्भाग्यवश टाइटस का प्रतिद्वंद्वी हर्षित था। वह हर्षित की क्षमता को नहीं जानता था। सिर हिलाते हुए हर्षित ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या किसी व्यक्ति की ताकत को असली ताकत माना जा सकता है। टाइटस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हर्षित क्या कह रहा था। वह लड़खड़ाते हुए जमीन से उठा और लापरवाही से अपने घाव पर कपड़े लपेटने लगा। तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें इसका पछतावा हो। जैस्पर, अभी अपने चाचा को बुलाओ। मैं राष्ट्र संघ को इसकी सूचना दूंगी और तुम्हें सजा दूंगी। चार्लोट चीखी, कोई भी मुझे ऑक्टागन संप्रदाय को नष्ट करने से नहीं रोक पाएगा, हर्षित ने फोन पर समय देखते हुए कहा। ठीक उसी समय वर्दी पहने एक आदमी बाहर से दौड़ता हुआ आया। मुझे खेद है मिस मॉरिस, लेकिन मेरे पास बुरी खबर है। हमें घेर लिया गया है।
घिरा हुआ। चार्लोट को पता नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा और हैरान रह गई। उसके अलावा जैस्पर, यूसुफ और टाइटस भी सदमे में थे। यहां तक कि लुकास, जिशान और टाइसन भी अचंभित रह गए। आखिरकार वे सेना से घिरे हुए थे। सेना प्राचीन काल की सेना जैसी ही थी। उनमें 100 से ज्यादा लोग थे और वे हरे रंग के कवच पहने हुए थे और बर्फीले हाव भाव के साथ तलवारें चला रहे थे। उनका नेतृत्व नेवी ब्लू सूट पहने एक व्यक्ति कर रहा था। यह किंग्सले, वाइवर्न किंग था, जो हाल ही में टेहेवन से लौटा था। जब टाइटस ने सेना को इसी तरह की पोशाक पहने देखा तो उसे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। तुरंत ही उसका चेहरा डर से लाल हो गया। असल में वह अच्छी तरह जानता था कि सेना हॉरिजन ग्रुप की थी। तुम कौन हो? तुम कौन हो? भयभीत होकर टाइटस ने हर्षित की ओर अपनी तर्जनी उंगली उठाई। हर्षित चतुर्वेदी, तुम हॉरिजन ग्रुप के लॉर्ड चतुर्वेदी हो। आप सही हैं। दुर्भाग्य से यह जानने के लिए कोई पुरस्कार नहीं है, हर्षित ने उदासीनता से जवाब दिया। टाइटस के पैर जवाब दे गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। कृपया लॉर्ड चतुर्वेदी, हमारी जान बख्श दीजिए। इस बीच कराटे मास्टर यूसुफ को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने जेराडस के राजा को जानने का जिक्र किया, क्योंकि उन दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ था और कोई नहीं जानता था कि कौन जीता था। इतना ही नहीं, बल्कि जेराडस का राजा भी हर्षित का विरोध करने से डरता था। जैस्पर दंग रह गया और उसने जोर से घूंट लिया। क्या हर्षित चतुर्वेदी लॉर्ड चतुर्वेदी है? यह बहुत पागलपन है। वह क्वाडफील्ड सीमा पर जाने के बजाय पोलरटन में क्यों वापस आ गया है? मैं बर्बाद हो गया हूं। क्या अब मेरे बचने की कोई संभावना है क्योंकि मैंने लॉर्ड चतुर्वेदी के साथ खिलवाड़ किया है? क्या मैं पर्याप्त पावरफुल हूं? हर्षित ने पूछा। टाइटस के सामने सब कुछ अंधकारमय हो गया जब उसने जवाब दिया, बेशक। चार्लोट को उस समय एहसास हुआ कि वह गंभीर संकट में है। कराटे एसोसिएशन और ऑक्टागन संप्रदाय लॉर्ड चतुर्वेदी की नजर में एक तमाशा से ज्यादा कुछ नहीं थे। मैं आपका स्वागत करने आया हूं लॉर्ड चतुर्वेदी। किंग्सले आगे बढ़ा और हर्षित को सलाम किया। सब ठीक है, मुझे शिष्टाचार की कोई परवाह नहीं है, हर्षित ने अधीरता से कहा। अभी मैं तुम्हें ऑक्टागन संप्रदाय को मिटाने का आदेश देता हूं। मैं यह तय करना तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं कि उन लोगों के जीवन का क्या होगा। यह सुनकर टाइटस का चेहरा सफेद पड़ गया। कृपया लॉर्ड चतुर्वेदी, दया करें। मैं आपको 1 बिलियन दूंगा, नहीं 5 बिलियन। बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हर्षित ने पलट कर कहा। हर्षित अपने लिए तैयार की गई कुर्सी पर बैठ गया और दूसरों को घूरता रहा। उसके बाद उसने यूसुफ पर अपनी नजरें गड़ा दी। तुम जैसे लोग ही मुझे सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। तुम्हारा स्वाद बहुत खराब है। तुम्हें शार्लोट में आखिर क्या दिखता है? जब लुकास ने यह सुना तो वह यूसुफ से भी ज्यादा शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटाई। आप मुझे नहीं मार सकते लॉर्ड चतुर्वेदी, क्योंकि मैं जेराडस से हूं। उन्होंने कहा, अगर मैंने कुछ गलत भी किया है तो जेराडस का राजा ही मुझे सजा देगा। हर्षित ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे मार डालो। यह सुनकर किंग्सले वहां चला आया। इस तथ्य के बावजूद कि वह गंभीर रूप से घायल था, यूसुफ चिल्लाया और अपने पैरों पर उछलकर किंग्सले की ओर बढ़ा। यह देखकर किंग्सले ने अपना निजी हथियार वाइवर्न ब्लेड निकाला और यूसुफ के पेट में घोंपा, इससे पहले कि वह दीवार से चिपक जाता। खून हर जगह फैल गया। हालांकि यह वार जानलेवा नहीं था। लॉर्ड चतुर्वेदी, कृपया उसे मेरे पास छोड़ दीजिए। लुकास ने हर्षित से ऐसा करने की अनुमति मांगी। आगे बढ़ो, हर्षित ने जवाब में सिर हिलाया। जैसे ही लुकास लंगड़ाते हुए यूसुफ की ओर बढ़ा, यूसुफ ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया ऐसा मत करो लुकास। लुकास उसके पास गया और उसके खून को अपनी उंगली पर लगाया और फिर उसे मुंह में डालकर उसका स्वाद लिया। तुम पर मेरा बहुत एहसान है, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकता हूं। ऐसा कहते हुए उसने तलवार यूसुफ के निचले हिस्से पर मारी। कुछ ही सेकंड बाद यूसुफ की दर्दनाक चीख सुनी जा सकी। लुकास की आंखें लाल हो गई थीं और उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था जब उसने चार्लोट को देखा। देखो, तुम्हारा आदमी अब किसी काम का नहीं रहा। चार्लोट का पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। बस करो,
नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दोगे? लुकास कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर जोर से हंसने लगा। मैं तुम जैसे कमीने से माफी नहीं चाहता। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने दूसरा वार किया, जिससे यूसुफ का दाहिना हाथ कट गया। यह सब खून खराबे में बदल गया था। टाइटस जमीन पर बेसुध बैठा था, हिलने से डर रहा था। दूसरी ओर जैस्पर ने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया था और वह डर गया था। जो लोग मेरी जाति के नहीं हैं, उनका दिमाग जरूर अलग होगा। तुम्हारे जैसे लोग मरने के लायक हैं, लुकास पागलों की तरह चिल्लाया। शार्लोट, कृपया मेरी मदद करो। मौत का डर यूसुफ पर हावी हो गया था। अगले ही पल लुकास ने बेरहमी से उसका सिर काट दिया और हवा में उड़ते हुए उस बेजान सिर को पकड़ लिया। वह शार्लोट की ओर चला गया। यूसुफ का सिर उसके हाथ पर टिका हुआ था। अब तुम्हारी बारी है। शार्लोट के भागने की कोशिश के बावजूद लुकास शार्लोट की पीठ पर कूद पड़ा और पलक झपकते ही उसे चाकू मार दिया। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ी। लुकास, कृपया मुझे जाने दो। हम मूल रूप से अभी भी पति पत्नी हैं। मैं तुमसे विनती करती हूं, कृपया मुझे मत मारो। शार्लोट ने विलाप किया। यह सुनकर लुकास उसके बगल में बैठ गया और अपने दाहिने हाथ से उसके मुंह को सहलाया। क्या वेश्या है? तुमने तो उसे भी खुश कर दिया। लुकास, मैं तुम्हारे शरीर को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूं। मुझे यकीन है कि तुम संतुष्ट हो जाओगे, वह पागलों की तरह चिल्लाई। यह कहने के बाद वह उसकी बेल्ट खोलने ही वाली थी। यह देखकर लुकास की आंखें ठंडी हो गईं और उसने तलवार सीधे उसके मुंह में घुसा दी, उसे बेरहमी से हिलाते हुए। मर जाओ! शार्लोट ने अपना मुंह ढक लिया और मरने से पहले एक क्षण के लिए कांपती रही। जैस्पर, मेरे अच्छे लड़के, इधर आओ और मुझे तुम्हें देखने दो। लुकास ने जैस्पर की ओर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। उसका चेहरा खून से लथपथ था और केवल उसके दांत दिखाई दे रहे थे, जिससे वह अतुलनीय रूप से घिनौना लग रहा था। जैस्पर यह देखकर हैरान रह गया। पिताजी! तुरंत ही लुकास का चेहरा काला पड़ गया। वह जैस्पर के पास गया और उसकी गर्दन पकड़ ली। तुम एक कमीने बच्चे हो। तुम्हें मुझे पापा कहने का कोई अधिकार नहीं है। जैस्पर की सांसें तेज हो गईं जब उसे याद आया कि वह उस स्थिति में कैसे पहुंचा था। मुझे हर्षित को नाराज नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने उसे नाराज नहीं किया होता तो मैं अभी भी बहुत अमीर होता। वह बेहोश हो गया और अगले ही पल मर गया। टाइटस अपनी बेटी और पोते को खून से लथपथ देखकर कांप उठा, लेकिन वह उन्हें बचाने में असमर्थ रहा। टाइटस, लुकास ने आह भरी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं सबके हित के लिए जैस्पर को मार डालूंगा, लेकिन तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे यकीन है कि तुम अभी खुद को कोस रहे होगे। टाइटस ने लगातार सिर हिलाया। फिर लुकास ने आगे कहा, दुर्भाग्य से अब पछताने का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें मौत के घाट उतारने वाला हूं। ओह, और अपने अगले जन्म में कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी बेटी बेहतर हो, ठीक है? लुकास ने बिना किसी दया के एक बार फिर अपनी तलवार घुमाई, जिससे टाइटस की मौत हो गई। बेहोश होने से पहले लुकास ने सम्मान दिखाने के लिए हर्षित के सामने अपना सिर झुकाया। यह देखने के बाद हर्षित ने किंग्सले से कहा, तुम्हें पता है कि आगे क्या करना है? अगली सुबह यह जानकर सभी लोग हैरान रह गए कि अष्टकोणीय संप्रदाय को सिर्फ एक ही दिन में नष्ट कर दिया गया था। बिना कोई हंगामा मचाए यह शक्तिशाली बल एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम था। केवल कुछ ही लोग जानते थे कि यह हर्षित का क्रोध था। अगली सुबह हर्षित, जो कि भड़काने वाला था, ऐसे उठा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कुछ ही देर बाद उसने अविराज से मुलाकात की और राइजिंग ड्रैगन प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में पूछताछ की। उसने उसे बताया कि डेटा मॉडल प्राप्त हो चुका है, अब बस अंतिम मूल्यांकन का इंतजार करना बाकी था। अंतिम मूल्यांकन पूरा हो जाने के बाद टर्मिनल को अंतिम अंशांकन के लिए खोला जाएगा। रीना का स्कारलेट स्वान विला मशहूर हो गया, जबकि वसुंधरा का विज्ञापन रातों रात वायरल हो गया। कई नामचीन लोगों ने रीना से संपर्क किया था ताकि उन्हें उम्मीद हो कि वह स्कारलेट स्वान विला को बाजार में उतार सके। हालांकि रीना हर्षित के प्रति बहुत आभारी थी और उसने इसे अस्वीकार कर दिया। अपने दफ्तर में काम खत्म करने के बाद वह कॉफी पी रही थी। अपने दाहिने हाथ से अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाते हुए वह अपने फोन को स्क्रॉल करने लगी।
यह देखने के लिए कि हर्षित का कोई नया मैसेज तो नहीं आया है। हालांकि वह निराश थी। हर्षित कभी भी उसे संदेश भेजने वाला पहला व्यक्ति नहीं होगा। अगर वह उसे संदेश भी भेजे तो भी वह जवाब नहीं देगा। क्या तुमने खाना खा लिया है? तुम क्या कर रहे हो? रीना ने जो 2 टेक्स्ट मैसेज भेजे थे, उन्हें देखकर उसे बहुत दुख हुआ कि वह उससे कितनी दूर था। जब वह गहरी सोच में डूबी हुई थी, तभी दरवाजे पर दस्तक ने उसे सीधा बैठने पर मजबूर कर दिया। अंदर आ जाओ। हर्षित कमरे में दाखिल हुआ। रीना हैरान होकर तुरंत खड़ी हो गई। तुम यहां हो? आदमी ने शांति से सिर हिलाया और एक डिब्बा निकाला। क्या पिछली बार मैंने तुम्हारा हार नहीं तोड़ा था? मैंने तुम्हारे लिए एक नया खरीदा है। रोमांचित होकर रीना ने बक्सा खोला और उसमें एक मोटा भारी सोने का हार पाया, जो कुत्ते के कॉलर जैसा दिख रहा था। यह शुद्ध सोना है। मुझे लगा कि तुम्हें यह पसंद आएगा, हर्षित ने गंभीरता से समझाया। रीना को उसके टेस्ट से डर लगा। क्या तुम्हें यह पसंद है? उसने पूछा। रीना ने थोड़ा संकोच करते हुए सिर हिलाया। यह अच्छा है। तो फिर मैं राहत महसूस कर रहा हूं। यह कहकर वह जाने के लिए मुड़ा। रीना थोड़ी उदास हो गई। तुम कहां जा रहे हो? हर्षित असमंजस में पड़कर पीछे मुड़ा। क्या बात है? कल रात 9 बजे चैरिटी नीलामी है। पोलटन कॉमर्स इसका आयोजक है। क्या तुम मेरे साथ वहां चल सकते हो? उसने आमंत्रित किया। यह कहने के बाद उसने हर्षित को एक निमंत्रण कार्ड दिया, जिसमें नीलामी की वस्तुओं के बारे में कुछ विवरण थे। हर्षित ने पहले तो इसे अस्वीकार करना चाहा, लेकिन जब उसने कार्ड देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह नीलामी की 2 वस्तुओं इटर्नल लव और ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम से अच्छी तरह परिचित था। दोनों वस्तुओं को 10 मिलियन की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा था। यह देखकर हर्षित कुछ पलों के लिए निश्चल हो गया। क्या नंदिनी की दोनों वस्तुएं नहीं हैं? उन्हें नीलाम क्यों किया जा रहा है? क्या दोनों वस्तुएं नकली हैं या नंदिनी ने उन्हें पैसों के लिए बेचा है? शायद इसके पीछे कोई छिपा हुआ कारण हो। हर्षित ने मामले की तह तक जाने का फैसला किया और सिर हिलाया। ठीक है। कमरे से बाहर निकलने के बाद उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसने ब्रैडली को संदेश भेजा। जाओ और पता लगाओ कि इटर्नल लव और ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम की नीलामी क्यों हो रही है और इसके पीछे कौन है। ब्रैडली ने शीघ्र ही उसे उत्तर भेज दिया। यह निखिल है। मुझे बस इतना पता था कि यह वही कचरा होगा। हर्षित ने ठंडे भाव से अपना फोन बंद कर दिया। क्या निकम्मा है। अगर मुझे नंदिनी के दुखी होने और मुझसे झगड़ा करने का डर न होता तो मैं उससे छुटकारा पा लेता। उस समय नंदिनी को भी निमंत्रण पत्र मिल गया था। जब उसने नीलामी की 2 वस्तुओं को देखा तो वह भ्रमित हो गई। फिर उसे एहसास हुआ। निखिल, क्या तुमने मेरी हार और ड्रेस की नीलामी की है? उसने तुरंत अपने भाई को फोन किया। क्या आपको नहीं लगता कि इन 2 चीजों को रखना बहुत ज्यादा बेकार है? बेहतर होगा कि आप इसे बेचकर मेरे लिए एक नई कार और घर खरीद लें। निखिल ने जवाब दिया। वे चीजें मेरी नहीं हैं। नंदिनी का शरीर गुस्से से कांप रहा था। निखिल ने जवाब दिया, यह आपको गिफ्ट में दिया गया है, इसलिए यह आपका ही हो सकता है। इसके अलावा आप इसे अक्सर नहीं पहनेंगे और कपड़ों के लिए सस्ते ऑप्शन भी हैं। तो यह तय है। मैं अभी भी गेम में हूं, इसलिए अब मैं फोन रखता हूं। नंदिनी ने अविश्वास से अपने फोन को देखा। तुम फिर से जुआ खेल रहे हो। बहरहाल उसके भाई ने फोन काट दिया। ब्लेड अलायंस में निखिल ने सूट पहनकर अपना फोन बंद कर दिया। मार्क उसके पीछे आया। उसका रवैया पहले से बहुत अलग था। अरे, मैंने और 8 लाख खो दिए। आज मैं बहुत बदकिस्मत हूं। निखिल अपने दाहिने हाथ को आस्तीन में छिपाकर खड़ा हो गया, अपनी 3 उंगलियां छिपाते हुए, जिन्हें हर्षित ने काट दिया था। मार्क हंसा। 8 लाख तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं? तुम्हारी बहन तो वैसे भी अमीर है। क्यों ना एक और राउंड खेला जाए? मैं तुम्हें तुम्हारे साथ शामिल होने के लिए किसी दूसरे दोस्त से मिलवा सकता हूं। निखिल ने ऊब भरे स्वर में उत्तर दिया। ठीक है, तो फिर उसका नाम क्या है? हर कोई उसे स्नेहा कहता है, मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी एक खूबसूरत बहन भी है। यह कहने के बाद उसने निखिल को आंख मारी। इससे निखिल की दिलचस्पी बढ़ गई। चलो चलें। मार्क ने जब उसके जाते हुए फिगर को देखा तो उसने एक मजाकिया अंदाज में कहा, देखते हैं कि ब्लेड अलायंस में तुम कितने अच्छे से बच पाते हो। कमरे में
निखिल ने आखिरकार उस स्नेहा को देखा जिसके बारे में मार्क बात कर रहा था। वह लगभग 25 से 26 साल का था और एक सुंदर लड़का लग रहा था। निगेल की दबंग आभा की तुलना में स्नेहा को उसकी गोरी त्वचा के कारण एक महिला माना जा सकता है। उसके बगल में एक लंबी टांगों वाली महिला बैठी थी जिसने मिनी शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। निखिल अपनी नजर महिला की टांगों से हटा नहीं पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। बहुत समय हो गया था जब उसने उसके जैसे खूबसूरत पैर देखे थे, लंबे, पतले, चिकने और बिना किसी एक्स्ट्रा चर्बी के। स्नेहा, मैं आपको पोलर्टन फार्मा के सीईओ निखिल वर्मा के छोटे भाई से मिलवाता हूं, मार्क ने कहा। स्नेहा विनम्रता से खड़ा हुआ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम स्नेहा बनर्जी है और यह मेरी बहन राधिका बनर्जी है। आपसे मिलकर खुशी हुई स्नेहा। निखिल ने उससे हाथ मिलाया। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हमें कुछ राउंड खेलना चाहिए? हमें कौन सा गेम खेलना चाहिए? निखिल ने जवाब दिया, चलो 3 कार्ड पोकर खेलते हैं। स्नेहा ने पूछा, क्या 10,000 मिनिमम अमाउंट और कितना नुकसान होगा? इसकी कोई लिमिट नहीं है। पैसा आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? निखिल की गर्दन अकड़ गई। मेरी बड़ी बहन पोलर्टन फार्मा की सीईओ है। पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने मार्क को एक कार्ड दिया। प्लीज मेरे लिए 5 मिलियन निकाल लो। कार्ड में 10 मिलियन रुपया थे जो पोलर्टन कॉमर्स द्वारा इटर्नल लव और ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के लिए दी गई जमा राशि थी। मार्क ने कार्ड लिया और मुस्कुराते हुए चला गया। इस बीच स्नेहा के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। लगता है यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अमीर है। मैं एक लैम्बोर्गिनी खरीदने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन जब से तुमने मुझे इनवाइट किया है मैं मना नहीं कर सकता। निखिल ने अपनी जेब से एक गम निकाला। उस पल उसे लगा कि वह जुए में माहिर है। स्नेहा ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि कैसे खेलते हैं, तो आपको मुझे सिखाना होगा। कोई बात नहीं। निखिल हंसा और राधिका की ओर देखने लगा। क्या मुझे आपका व्हाट्सएप कांटेक्ट मिल सकता है? राधिका की आंखें चमक उठीं और उसने जवाब दिया, बेशक। हालांकि मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं जल्द ही जॉब की तलाश में निकलने वाली हूं, तो उम्मीद करती हूं कि आप मुझे कुछ जॉब्स के बारे में गाइड कर सकें। आप मेरी बहन की कंपनी में काम कर सकती हैं। निखिल ने बिना सोचे समझे ऑफर दिया। दरवाजे के बाहर राधिका और मार्क एक दूसरे के बगल में खड़े होकर निखिल को खेलते हुए देख रहे थे। निगेल के अनुसार नंदिनी अभी वर्मा फैमिली की एम्बेसडर है। कई बार अवज्ञाकारी होने के बावजूद परिवार का मुखिया अभी भी उसका सपोर्ट करने को तैयार है। इसलिए वे चाहते हैं कि आप उससे पावर छीन लें और खुद बिजनेस कंट्रोल करें। वर्मा फैमिली की एलिसिया इसमें आपकी हेल्प करेगी। कुछ देर बाद मार्क ने कहा, निगेल का कहना है कि नंदिनी को सबक सिखाना ठीक है। अगर वह फिर भी हमारी बात नहीं मानती तो हम उसे खत्म कर सकते हैं। राधिका अपने पैरों के पंजों पर उछल पड़ी। क्या तुमने नंदिनी की बैकग्राउंड चेक की है? मार्क ने तिरस्कार पूर्वक कहा, चिंता मत करो, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ पता लगाया है। वह एक नॉर्मल सिविलियन फैमिली से थी। ओह ठीक है, वह डिवोर्सी भी है और उसका एक्स हस्बैंड पहले एक छोटी सी रेनोवेशन कंपनी का मालिक था। अब वह लावण्या के बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहा है। तो इसके बारे में चिंता मत करो। अगर वह गायब हो जाती है तो कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन परवाह नहीं करेगा। राधिका ने सिर हिलाया। समझ गई, मैं कल जाकर नंदिनी से बात करूंगी। अगर वह मेरे साथ खून ऑपरेट न करने पर अड़ी रही तो मैं उसे खत्म करने का कोई मौका ढूंढूंगी। मार्क ने अपना सिर नीचे कर लिया। राधिका की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिरकार वह नूह की बेटी थी और बहुत कम लोग उसके बराबर हो सकते थे। उसकी शातिरता ने उसे सीमाओं के अंदर कई गंदे धंधों में नूह की हेल्प करने की इजाजत दी। क्या गोल्डन लॉर्ड के कोई संकेत हैं? राधिका ने अचानक पूछा। मार्क की आंखों में डर झलक रहा था, क्योंकि उस रात जो हुआ था वह अभी भी उसे डरा रहा था। नहीं, मैंने चेक करने की हिम्मत नहीं की। राधिका ने आह भरी। गोल्डन लॉर्ड जैसे लोगों को इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। वह ऐसा इंसान नहीं है जो इस पीढ़ी में होना चाहिए। मार्क को लगा कि उसका मुंह सूख रहा है। वह सच में कितना पावरफुल है। वह हर तरह की लड़ाई में कुशल है। किक बॉक्सिंग, 72 स्टांस बॉक्सिंग, आप नाम बताइए।
12 दिव्य देवताओं में से एक मगरमच्छ भगवान लगभग एक ही मुक्का मारकर मर गया था। राधिका ने सिगरेट जलाई। इसलिए आपको जल्दी से उसका पता लगाना चाहिए ताकि हम उससे निपट सकें। मार्क ने आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की और चुप हो गया। उस रात नंदिनी घबरा गई और उसने निखिल को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह उसे नहीं मिला। वह अकेली नहीं थी जो उसे ढूंढ रही थी, बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे ढूंढ रही थी। फिर भी उसका फोन बंद था। निखिल आखिरकार सुबह 1 बजे ब्लड अलायंस से बाहर निकला। उसकी आंखें चकरा रही थीं। वह ज़ॉम्बी जैसा दिख रहा था। उसने कुल 40 मिलियन खो दिए थे। नीलामी की वस्तुओं की जमा राशि से प्राप्त धनराशि को घटाने के बाद भी उन पर 30 मिलियन का कर्ज था। नंदिनी, मुझे खेद है, मैंने 40 मिलियन खो दिए। निखिल ने अपनी बहन का नंबर डायल करने के बाद कहा। ये शब्द उसके लिए बेहोशी लाने के लिए काफी थे। हालांकि वह वर्तमान में पोलर्टन फार्मा की प्रमुख थी, लेकिन उसने मशीनरी खरीदने और स्टील स्ट्रक्चर विभाग बनाने पर बहुत खर्च किया था। इसके अलावा एलिसिया के पोलर्टन में प्रवेश करने के कारण उसके पास 5 मिलियन से अधिक कार्यशील पूंजी नहीं थी। निखिल, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था? नंदिनी चिल्लाई और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। अब मुझे दोष देने का टाइम नहीं है। आपको पैसे चुकाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। कल लोन देने वाले मेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे। निखिल पागल हो गया। मार्क ने उसे बताया था कि स्नेहा ऐसा व्यक्ति है जिससे माटेओ भी दूर रहता है, क्योंकि वह 15 साल पहले पोलर्टन के बेताज बादशाह नूह का बेटा था। नंदिनी चिल्लाई, मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगी? निखिल ने कहा, इटर्नल लव और ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम निश्चित रूप से 30 मिलियन और उससे अधिक में बिक सकती है। मुझे पहले ही जमा राशि मिल चुकी है, इसलिए हमें इसे बेच देना चाहिए। अगर मैं परसों तक अपना कर्ज नहीं चुका पाया तो उन्होंने मुझे समुद्र में फेंकने की धमकी दी है। अब घर आ जाओ, नंदिनी गुस्से से बोली। जब निखिल घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने देखा कि उसकी बहन उसे उदासीनता से देख रही थी। निखिल कांप उठा, क्योंकि उसने पहली बार अपनी बहन को इतनी ठंडी निगाह से उसकी ओर देखते हुए देखा था। नंदिनी, निखिल ने कमजोरी से कहा, मुझे तो यह भी नहीं पता कि इटर्नल लव और ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम का मालिक कौन है। अगर वे इसे ढूंढने आए तो क्या होगा? नंदिनी ने दूर से आवाज लगाई। निखिल ने जवाब दिया, जो कोई उन्हें खरीदने में सक्षम है वह निश्चित रूप से इतना कंजूस नहीं होगा कि उन्हें वापस मांग ले। तुम इतना पैसा कैसे गंवा सकते हो? नंदिनी फिर से रो रही थी। 40 मिलियन। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे जीजा को तलाक क्यों दिया? इसकी वजह तुम ही हो। उसका भाई अधीर हो गया। वह मेरा साला नहीं है। उसके जैसा दयनीय व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य बनने के लायक नहीं है। वह खुद को क्या समझता है? नंदिनी ने अपने भाई को घूर कर देखा। हमारा घर तुम्हारी वजह से गिरवी पड़ा और मैंने तुम्हें दादाजी के इलाज के लिए पैसे भी दिए। उन्होंने तुम्हारे साथ कभी कोई अन्याय नहीं किया। निखिल ने घृणा से उत्तर दिया, गरीब होना अपने आप में एक अपराध है। अगर वह मुझे वह मदद नहीं दे सकता जो मैं चाहता हूं तो वह गलत है। नंदिनी गुस्से से बोली, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम खुद ही कोई रास्ता खोजो। निखिल तुरंत पीछे हट गया। क्या तुम बस मुझे मरते हुए देखोगी? स्नेहा जल्द ही आ जाएगा। तभी ललित अपने कमरे से बाहर आया। नंदिनी, वह तुम्हारा छोटा भाई है। घटना पहले ही हो चुकी है, इसलिए अब उसे दोष देने का टाइम नहीं है, बल्कि यह सोचना शुरू करो कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। लीला ने कहा, यह सही है। आपके पास पैसा है ना? आप पोलर्टन फार्मा के सीईओ हैं। नंदिनी ने जवाब दिया, क्या होगा अगर नीलामी में रखी गई 2 वस्तुएं इतनी अच्छी कीमत पर नहीं बिक पाती? मेरे पास सिर्फ 4 मिलियन की कार्यशील पूंजी है और एलिसिया इस पर कड़ी नजर रखती है। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूंगी तो वर्मा परिवार मुझे सत्ता से हटा सकता है। लीला ने जवाब दिया, अगर ऐसा है तो चलो ये घर बेच दें। नंदिनी ने आंखें चौड़ी कर लीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके माता पिता कितने बेशर्म हैं। यह टाई हेवन की प्रॉपर्टी में वर्मा परिवार है। मुझे इसे बेचने का अधिकार नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर तुम मुझे मरते हुए नहीं देखना चाहते तो इसे हल करने का कोई तरीका खोजो, निखिल ने पूरी ताकत से कहा। ऐसा कहने के बाद वे अपने अपने कमरों में वापस चले गए और नंदिनी को लिविंग रूम में शून्य में ताकते हुए छोड़ दिया। ये पहली बार था जब उसने खुद को इतना असहाय और अकेला महसूस किया था।
नंदनी, तुम्हें याद रखना चाहिए कि हम एक परिवार हैं और निखिल तुम्हारा इकलौता छोटा भाई है। अपनी जड़ें कहाँ हैं यह मत भूलना। दरवाजे के पीछे से लीला की आवाज सुनाई दी। नंदनी सोफे पर लेटकर रोने लगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने हर्षित को मैसेज भेजकर बताया कि क्या हो रहा है। हर्षित उससे बात करना चाहता था, लेकिन निखिल को परेशान करने वाला देखकर उसने बात करना छोड़ दिया। फिर ब्रैडली ने उसे मैसेज भेजा। लॉर्ड चतुर्वेदी, निखिल के साथ शर्त लगाने वाला व्यक्ति नोआ का बेटा स्नेहा है। निखिल ने कुछ ही घंटों में 40 मिलियन गंवा दिए। कितना हारे हुए आदमी। वह 3 कार्ड पोकर में 40 मिलियन कैसे हार सकता है? क्या उसे लगता है कि वह खेलने के लिए नकली पैसे का इस्तेमाल कर रहा है? ब्रैडली ने कहा, क्या हमें स्नेहा से छुटकारा पा लेना चाहिए? हर्षित ने जवाब दिया, अभी सब ठीक है, बस उसके ठिकाने और उसके संपर्क में आने वाले लोगों पर नजर रखना। अगले दिन नंदनी लाल आंखों से उठी और पैसे पाने के तरीकों के बारे में सोचने लगी। भले ही दोनों वस्तुओं की नीलामी सफलतापूर्वक हो जाए, लेकिन वह जानती थी कि यह उसके कर्ज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अपने सभी कार्ड निकालने के बाद वह हर्षित द्वारा छोड़े गए एक ब्लैक कार्ड को देखकर दंग रह गई। यह एक नॉर्मल डेबिट कार्ड जैसा ही दिखता था। दोनों अपने भविष्य के बच्चे के लिए पैसे बचाने के लिए हर महीने इसमें एक छोटी राशि जमा करते थे। उसने कभी नहीं देखा था कि उसमें कितने पैसे हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसने कार्ड लेकर बैंक जाने का फैसला किया। नंदनी काउंटर पर गई और स्टाफ को अपना कार्ड दिया। नमस्ते, क्या आप मुझे यह पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि इस कार्ड में कितने पैसे हैं? ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। बैंक टेलर एक प्यारी सी दिखने वाली युवा महिला थी जिसने चश्मा पहना हुआ था। सुश्री वर्मा, इस कार्ड पर अभी भी लगभग 10,000 रुपये बचे हैं, उसने बैलेंस चेक करने के बाद जवाब दिया। नंदनी ने जवाब दिया, कृपया इसे पूरा निकाल लें और इस कार्ड की जांच करने में मेरी मदद करें। इस कार्ड में अभी भी 30,000 रुपये बाकी हैं, क्या आप यह सब निकालना चाहेंगी? टेलर ने पूछा। जल्द ही नंदनी ने 8 कार्डों से 2 लाख से ज्यादा पैसे निकाल लिए। हालांकि यह अभी भी काफी नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उसने टेलर को ब्लैक कार्ड थमा दिया। कृपया इस कार्ड को चेक करने में मेरी मदद करें। हालांकि ब्लैक कार्ड किसी भी दूसरे डेबिट कार्ड की तरह ही दिखता था, लेकिन हर्षित ने बैंक के सिस्टम में इसे प्रीमियम ब्लैक कार्ड में अपग्रेड कर दिया था। यह जान लेना चाहिए कि देश में ऐसे सिर्फ 50 कार्ड थे। जिनके पास भी यह कार्ड था वे सभी प्रभावशाली और अमीर लोग थे। जब टेलर ने कार्ड की जानकारी सिस्टम में डाली तो वह चौंक गई। नंदनी हैरान थी क्योंकि वह उसकी स्क्रीन नहीं देख पा रही थी। क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? टेलर का दिल जोर से धड़क रहा था। यह क्या है? वह एक प्रीमियम ब्लैक कार्ड था। अफवाह थी कि देश भर में सिर्फ 50 कार्ड ही उपलब्ध थे। ब्लैक कार्ड की न्यूनतम सीमा 100 मिलियन और सीमा 100 बिलियन थी। आखिर एक प्रीमियम कार्ड पोलर्टन में कैसे पहुंचा? माफ कीजिए सुश्री वर्मा, क्या आप इस कार्ड की धारक हैं? टेलर ने पूछा। चूंकि कार्ड एनक्रिप्टेड था, इसलिए उसे सिस्टम में कार्ड के मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। नंदनी ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं हूं। हालांकि इस समय मुझे यह कार्ड सौंपा गया है। टेलर ने फिर कहा, कृपया 1 मिनट रुकें, मुझे अपने ब्रांच मैनेजर को बुलाने दीजिए। मैनेजर, कृपया इसे देखिए, टेलर ने पुकारा। ब्रांच मैनेजर 50 साल से ज्यादा उम्र का एक अधेड़ आदमी था जिसका पेट निकला हुआ था। वह अधीरता से दौड़कर आया। क्या परेशानी है? कृपया इस पर एक नजर डालें सर, मुझे यकीन नहीं है कि सिस्टम में कोई गलती है, टेलर ने चिंतित होकर जवाब दिया। मैनेजर ने नाक सिकोड़ी और काउंटर के पीछे चला गया। जब वह बैठा और सिस्टम पर जानकारी जांची तो उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। मिस, यह कार्ड आपका नहीं है ना? मैनेजर ने संदेह से पूछा। वह 8 कार्डों से गुजरने के बाद सिर्फ 2 लाख से थोड़ा ज्यादा ही नकद निकाल पाई। वह निश्चित रूप से अमीर नहीं है, उसके पास संभवतः इतना प्रीमियम कार्ड नहीं हो सकता। नंदनी ने वही बात दोहराई जो उसने बैंक टेलर से कही थी। मैनेजर ने जब उसकी बात सुनी तो उसे अभी भी शक था। मुझे खेद है, लेकिन इस कार्ड की उत्पत्ति अभी भी अनक्लियर है। हमें यह शक करने का अधिकार है कि आपको या तो यह कार्ड कहीं और मिला है या आपने इसे इलीगली लिया है।
हमें आपको कस्टडी में लेना होगा। नंदिनी घबरा गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने तुमसे कहा था, ये मेरा कार्ड है। कृपया मेरे पीछे आइए, मैनेजर ने कहा। वह नंदिनी को मीटिंग रूम में ले गया। जब वे मीटिंग रूम में अकेले थे तो मैनेजर ने नंदिनी से काल्मली पूछा, सुश्री वर्मा, क्या आपको पता है कि यह किस तरह का कार्ड है? नंदिनी ने नॉर्मल लुकिंग डेबिट कार्ड को देखा और कहा, यह एक साधारण बैंक कार्ड है। इसमें वो पैसे हैं जो हमने बच्चों की केयर के लिए अलग रखे हैं। मैनेजर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अच्छा, इससे साबित होता है कि यह आपका कार्ड नहीं है। कृपया मुझे बताएं कि आपको यह कार्ड कहां से मिला, नहीं तो हमें सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। कानून के अनुसार आप जो कर रही हैं वह इलीगल है। यह तो अजीब बात है। दुनिया में कौन है जो बच्चों की केयर के लिए 100 मिलियन की शुरुआती राशि रखेगा? तुम ना समझो। नंदिनी अपना पेशेंस खो रही थी। मैनेजर ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम ही यहां नासमझी कर रही हो। क्या तुम्हें पता है कि यह किस तरह का कार्ड है? क्या तुम्हें पता है कि इस कार्ड में कितने पैसे हैं? नंदिनी हैरान रह गई। मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? मैनेजर ने मजाक करते हुए कहा, इस कार्ड में कम से कम 100 मिलियन है और तुम किसी भी बैंक से 100 बिलियन तक निकाल सकती हो। नंदिनी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ का भाव था। यह इम्पॉसिबल है, उसने इनकार किया। शाखा प्रबंधक ने अपना फोन निकाला और डायल करते हुए नंदिनी से कहा, यह सच है, आपने मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। इस कार्ड का मालिक बहुत अमीर है। मुझे शक है कि आपने यह कार्ड इलीगली लिया है। मैं पुलिस को बुला रहा हूं। नंदिनी घबरा गई। मुझे मेरा कार्ड वापस दे दो, मैं अब और पैसे नहीं निकालना चाहती। उसकी रिएक्शन देखकर मैनेजर को अपनी बात पर यकीन हो गया। उसे लग रहा था कि बैंक में उसे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। नंदिनी ने अपना कार्ड वापस लेने की कोशिश की। उसने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ पर जोरदार थप्पड़ मारा। आउच! नंदिनी दर्द से चिल्लाई और जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसका गोरा और पतला दाहिना हाथ अब लाल और सूजा हुआ था। यह कार्ड मेरे एक्स हस्बैंड का है, उन्होंने इसे मुझे दिया है, इसे वापस दे दो। नंदिनी ने आंखों में आंसू भरकर रिक्वेस्ट की। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। वर्दी पहने कुछ स्टाफ अंदर आए और कार्ड ले गए। कुछ मिनट की डिस्कशन के बाद वे एक तरफ हट गए और अपनी जांच जारी रखी। शाखा प्रबंधक ने कहा, वे पोलटन के सेंट्रल बैंक से हैं। जनरल मैनेजर आ रहे हैं। वे दूसरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू करेंगे। पुष्टि होने के बाद हम केस दर्ज करने के लिए पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। कुछ ही देर बाद जनरल मैनेजर आ गया। 50 साल की उम्र में वह एक इंटिमिडेटिंग आदमी था। उसने नंदिनी को घूरते हुए पूछा, मिस, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपको यह कार्ड कैसे मिला? नंदिनी ने जवाब दिया, यह मेरे एक्स हस्बैंड का था। जनरल मैनेजर ने नंदिनी को देखा। वह वाकई बहुत खूबसूरत थी। हालांकि उसके पहनावे और बिहेवियर के आधार पर वह एक अमीर व्यक्ति की तरह नहीं लग रही थी। उसे 2 लाख से थोड़ा ज्यादा पैसे निकालने के लिए 8 कार्ड से गुजरना पड़ा। उसने उसके जैसे कई लोगों को देखा था जो सभी एवरेज नागरिक थे, इसलिए उनके पास यह मानने का रीजन था कि नंदिनी ने कार्ड चुराया था। आपका एक्स हस्बैंड कौन है? हर्षित चतुर्वेदी, नंदिनी ने जवाब दिया। जनरल मैनेजर ने इस पर थोड़ा सोचा। चूंकि केवल 50 ब्लैक कार्ड अवेलेबल थे, इसलिए वह हर ओनर का नाम याद रख सकता था। हालांकि वह चतुर्वेदी को याद नहीं कर सका। मेरे पास यह मानने का रीजन है कि आपने यह कार्ड चुराया है, जनरल मैनेजर ने कहा। इस कार्ड की लिमिट 100 बिलियन है। क्या आप समझती हैं? नंदिनी पूरी तरह से शॉक्ड थी। क्या यह हर्षित का कार्ड नहीं है? इसमें इतना पैसा क्यों है? चंद्रकांत और लावण्या के अलावा और किसके पास 100 अरब होंगे? नहीं, आप लोग गलत फहमी में हैं। नंदिनी ने खुद को समझाने की कोशिश की। हालांकि जनरल मैनेजर अब और नहीं सुन रहा था। जब वह जाने वाला था तो उसने कहा, पुलिस को रिपोर्ट करो, उस पर नजर रखो, सेंट्रल बैंक से कांटेक्ट करो और ओनर की तलाश करो। नंदिनी अपना आपा खो रही थी। मुझे जाना होगा। वह जल्दी से वहां से जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ब्रांच मैनेजर ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। तुम बहुत सुंदर हो, तुम चोर क्यों बनोगी? उसने चेहरे पर सार्कास्टिक भाव लिए हुए उसकी ओर कृपालु दृष्टि से देखा। लेकिन मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना होगा कि तुमने मुझे एक बड़ा मौका दे दिया। ब्रांच मैनेजर हंसा। एक बार जब ब्लैक कार्ड के मालिक को पता चल जाएगा कि मैंने उसका कार्ड ढूंढने में कैसे मदद की है, तो मुझे जरूर रिवॉर्ड मिलेगा।
मुझे प्रमोशन और सैलरी हाइक मिलेगी। नंदिनी खड़ी हो गई और कुछ नहीं बोली। उसने अपना फोन निकाला और जल्दी से कॉल किया। हर्षित, मुझे पुलर्टन रोड पर बैंक में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसने संक्षेप में यह भी बताया कि क्या हुआ था। नंदिनी की बात सुनने के बाद हर्षित ने फोन रख दिया और चुपचाप पुलर्टन रोड की ओर चल पड़ा। कोई नहीं जानता था कि उसके मन में क्या चल रहा था। उसने कार्ड सिर्फ इसलिए छोड़ा था ताकि जरूरत के समय उसका इस्तेमाल हो सके। उसने कभी नहीं सोचा था कि नंदिनी को इंसल्ट किया जाएगा। इसके अलावा इस तरह से उसकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती थी। पर जीवी ने अभी तक खुद को रिवील नहीं किया था, इसलिए हर्षित को अभी भी चुप रहना पड़ा और अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी पड़ी। अगर उसकी पहचान जल्दी उजागर हो जाती तो नंदिनी को कोई मदद नहीं मिलती। मीटिंग रूम में वापस आकर नंदिनी की कलाई सूज गई थी। ब्रांच मैनेजर ने उसे चिढ़ाते हुए और हंसते हुए कहा, मिस, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें हर महीने 8,000 रुपए दूंगा। वह चाहता था कि वह उसकी मिस्ट्रेस बने। नंदिनी ने उसे गुस्से से देखा। डिस्गस्टिंग। ब्रांच मैनेजर और भी एक्साइटेड हो गया। 8 कार्ड यूज करने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 2 लाख से थोड़ा ज्यादा है। इससे साफ है कि तुम बहुत अमीर नहीं हो। हर महीने 8,000 खर्च करना कोई छोटी बात नहीं है। मैं तुम्हें हमारी ब्रांच में काम करने की भी सलाह दे सकता हूं। नंदिनी इस आदमी पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वह पेशेंस से हर्षित का इंतजार कर रही थी। उम्मीद करती थी कि बाद में उसे जवाब मिलेगा। मैनेजर हार मानने को तैयार नहीं था। वह नंदिनी के पास गया और उसे सूंघने लगा। तुम बहुत अच्छी खुशबू दे रही हो। कौन सा शैम्पू यूज करती हो? बताओ मुझे। उसका दाहिना हाथ चुपके से पीछे की ओर बढ़ा और उसे छूने लगा। नंदिनी ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। मैनेजर का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और नंदिनी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया, जिससे वह लड़खड़ा गई। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम कुतिया, मैं तुम्हें बता दूं, तुम बड़ी मुसीबत में हो। इस कार्ड का मालिक एक बड़े ओहदे पर है और तुमने उसका कार्ड चुरा लिया है। तुम बर्बाद हो। तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। मेरे सामने झुक जाओ और मैं तुम्हारी तरफ से प्लीडिंग करने का रास्ता खोज लूंगा, वरना तुम फिनिश्ड हो। फिलिप पार्कर, जो एक बैंक का ब्रांच मैनेजर है, ने नंदिनी को मॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ देखा, क्योंकि वह जानता था कि नंदिनी का फ्यूचर पूरी तरह उसके हाथ में था। वह दूसरों को बता सकता था कि नंदिनी एक ईमानदार महिला थी जिसने पाया हुआ कार्ड जेब में नहीं रखा, या वह कार्ड के मालिक को बता सकता था कि नंदिनी ने कार्ड चुराया था। चूंकि महिला का भाग्य पूरी तरह से उसके कहे पर निर्भर था, इसलिए फिलिप बोल्ड हो गया। हालांकि उसी समय दरवाजा तोड़ दिया गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हर्षित कमरे में आया और उसके चेहरे पर एक कोल्ड सी मुस्कान थी। उसने नंदिनी के पीले चेहरे, उसकी सूजी हुई कलाई और उस पर लाल हाथ के निशान को देखा। उसे देखकर उसका दिल टूट गया। आखिर वह कोई ऐसी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। हमारे अलग होने के बाद भी वह क्यों परेशान हो रही है? फिर उसने फिलिप को घूरते हुए डांटा, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, यहां तक कि भगवान भी नहीं। फिलिप शॉक्ड रह गया। तुम कौन हो? हर्षित शांत रहा। मैं इस कार्ड का मालिक हूं। हर्षित को सिर से पैर तक देखते हुए फिलिप की प्यूपल्स सिकुड़ गईं। जिस तरह से उसने कपड़े पहने थे, उससे ऐसा नहीं लगता कि उसके कपड़ों की टोटल कॉस्ट 500 से ज्यादा होगी। वह अमीर आदमी भी नहीं लग रहा था। इसीलिए फिलिप ने सार्कास्टिक टोन में कहा, ओके, तुमने कहा कि यह कार्ड तुम्हारा है? नंदिनी जल्दी से हर्षित के पास खड़ी हो गई। इससे उसकी नर्वसनेस थोड़ी शांत हो गई। उसने सिर उठाया और हर्षित की बगल की प्रोफाइल देखी। हर्षित ने फिलिप को इग्नोर किया और नंदिनी की ओर देखते हुए पूछा, उसने तुम्हें मारने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल किया? नंदिनी ने अपना सिर हिलाया और कहा, भूल जाओ, चलो बस चलते हैं। कौन सा हाथ? हर्षित ने भौहें चढ़ाकर पूछा। नंदिनी थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, दाहिना हाथ। फिलिप हंसकर बोला, क्यों? क्या तुम मुझे मारोगे? हर्षित ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और तेजी से फिलिप की तरफ भागा। वह इतनी तेज था कि सिर्फ एक पल में ही फिलिप के पास पहुंच गया। फिर उसने कमल का दाहिना हाथ पकड़कर हल्का सा मोड़ दिया। हालांकि हर्षित ने ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी, लेकिन कमल जोर से चीख पड़ा। उसे ऐसा लगा
जैसे उसका हाथ बुरी तरह मरोड़ा जा रहा हो और उसकी हड्डियां टूटने वाली हों। वह अपना दाहिना हाथ पकड़कर घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह चिल्लाने लगा, कोई इसे रोक दो, इसे मार डालो। उसकी आवाज लॉबी तक नहीं पहुंची, लेकिन आसपास के कमरों में सुनाई दे गई। एक बैंक के जनरल मैनेजर ने शोर सुना और कमरे में पहुंचे। यह हाल देखकर वह चिल्ला उठे, यहां क्या चल रहा है? एलेक्स मॉरिस ने फिलिप की हालत की परवाह नहीं की और बोले, मार्कस कूपर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहां ठीक से काम कर सकता हूं? तुमने मेरे लिए एक गिलास पानी तक नहीं रखा। क्या तुम मेहमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? एलेक्स बहुत घमंडी था। उसने हाल ही में कमरे में आए महाप्रबंधक मार्कस कूपर को नीची नजरों से देखा। एलेक्स ने हर्षित और नंदनी को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। वह अनुवादक था, लेकिन पोलर्टन ट्रांसलेशंस में काम करने की वजह से उसे यार्टन से आने वाले लोगों से मिलने का मौका मिला था। इसलिए वह हर तरह के लोगों को जानने लगा था, चाहे वे छात्र हों या फिर बड़े अधिकारी। मार्कस को एलेक्स का घमंड पसंद नहीं आया, लेकिन वह उसे नाराज करने की हिम्मत भी नहीं कर सका। आखिर एलेक्स कई सालों से यार्टन के लोगों के साथ काम कर रहा था और उसके बहुत ऊंचे संपर्क थे। पोलर्टन में नंबर 2 अधिकारी जोशुआ ग्रीन उसका करीबी दोस्त था। उसे पोलर्टन के सबसे बड़े व्यक्ति नील युंड के साथ खाने का भी मौका मिला था। 10 सालों में एलेक्स ने ऐसे बहुत से संबंध बना लिए थे जो उसके लिए फायदेमंद थे। मार्कस न तो एलेक्स को नाराज कर सकता था और न ही हर्षित को। इसलिए उसने कहा, मिस्टर मॉरिस, मुझे आपको सब कुछ समझाना चाहिए। एलेक्स ने गुस्से में एक स्टूल उठाया और मार्कस के कंधे पर फेंक दिया। क्या तुम चुप हो जाओगे? क्या मुझे इन लोगों से छुटकारा पाने के लिए किसी बहाने की जरूरत है? कितना घमंडी आदमी है। हर्षित एलेक्स के इस रवैये से हैरान रह गया। मार्कस ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, अभी गुस्सा करने का समय नहीं है, पहले हमें तुम्हारे जीजा का मामला सुलझाना होगा। एलेक्स ने हर्षित की तरफ इशारा करते हुए तिरस्कार से कहा, हमें इन दोनों से निपटना है। यह तो बहुत आसान है। अगर यह लड़की जिंदा रहना चाहती है तो इसे मेरे साथ आना होगा और इस बदतमीज लड़के की दोनों टांगे और हाथ तोड़ दो। जो मैं कह रहा हूं वैसा ही करो, फिर मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा और तुम्हारी पदोन्नति भी करवा दूंगा। यहां तक कि मैं तुम्हारा ट्रांसफर भी प्रांतीय केंद्र की सबसे अच्छी ब्रांच में करवा सकता हूं। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अपना सामान पैक करो और गांव जाकर खेती करो। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर चिल्लाया, हे भगवान, मेरा पानी कहां है? मैं अभी प्यास से मर रहा हूं। जाओ पानी ले आओ, किसी ने कहा। लेकिन मार्कस को आश्चर्य हुआ कि वह हर्षित था। एलेक्स अचंभित रह गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। वह नंदिनी को वासना भरी निगाहों से देखता रहा। कमल ने दुष्टता से मुस्कुराया, आह, जब तुम हमेशा इतने ही नम्र हो सकते थे तो फिर इतना सख्त चेहरा क्यों बनाया? एक टेलर जल्दी से गर्म पानी से भरा थर्मस फ्लास्क और एक गिलास लेकर आई। वह सामान डेस्क पर रखकर तुरंत चली गई। हर्षित उठा और थर्मस फ्लास्क ले लिया। फिर उसने एलेक्स की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम्हें प्यास नहीं लगी? एलेक्स ने एक कुर्सी खींची, पैर मोड़कर बैठ गया और आदेश दिया, घुटने टेको और रेंगकर यहां आओ। मार्कस ने भौहें सिकोड़ लीं। हो सकता है कि यह मामला मेरी सोच से कहीं ज्यादा जटिल हो। हर्षित का व्यवहार काफी शांत और संयमित था, लेकिन उस आदमी के हाव भाव से मार्कस को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी भी समय जानवर की तरह हमला करने वाला हो। हर्षित ने थर्मस फ्लास्क कसकर पकड़ लिया और भाव शून्य होकर कहा, तुम्हें इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार करने की हिम्मत किसने दी? एलेक्स का चेहरा गंभीर हो गया। उसने आंखें तरेर कर हर्षित की ओर देखा और नाम गिनाने लगा। तो फिर मैं तुम्हें समझा देता हूं। जोशुआ ग्रीन, नील युंग और पोलर्टन में आए सभी याट्रान लोग। हर्षित ने अपना सिर हिलाया और हल्की हंसी निकाली। मुझे डर है कि यह पर्याप्त नहीं होगा। फिर वह एलेक्स की ओर मुड़ा और गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हें सच में प्यास लगी है? एलेक्स समझ नहीं पाया कि हर्षित क्या कहना चाहता है। वह बस उसे ठंडी निगाहों से देखता रहा। तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक गिलास भरकर लाता हूं, हर्षित ने कहा। मीटिंग रूम में माहौल पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। सभी लोग कांप उठे। हर्षित के हाव भाव अचानक बदल गए थे। वह एक अलग ही आभा बिखेर रहा था। उसकी आंखों में एक जानलेवा चमक थी।
उस समय वहां मौजूद हर किसी को ऐसा भ्रम हुआ जैसे वे नरक में जलते हुए मैग्मा से घिरे हों और हर्षित एक शक्तिशाली ड्रैगन की तरह उन सबको देख रहा हो। वह ठंडी और पथरीली आंखों से बाकी सब पर भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाकी सभी उसके लिए सिर्फ मामूली मोहरे हों। हालांकि यह भ्रम उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी जल्दी यह आया था। अगले ही पल हर्षित एलेक्स की ओर झपटा और उसके सिर पर ऐसा धक्का दिया कि वह कुर्सी पर गिर पड़ा। अपने सिर पर भारी दबाव महसूस करते ही एलेक्स की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? अपना पानी पी लो। हर्षित की गरजती हुई आवाज पूरे मीटिंग रूम में गूंज उठी। अगले दृश्य को देखकर सभी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हर्षित ने थर्मस फ्लास्क खोला और एलेक्स के मुंह पर निशाना साधते हुए जबरदस्ती पानी पिलाना शुरू कर दिया। एलेक्स ने हाथ पैर मारे, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके आंसू हर्षित द्वारा जबरदस्ती पिलाए जा रहे पानी में मिल गए। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज उठीं। नंदिनी ने घबराकर अपनी आंखें ढक लीं और चिल्लाई, हर्षित नहीं। मार्कस की आंखें लगभग बाहर आ गईं। यह भयावह दृश्य देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कितना निर्दयी! जिस पल एलेक्स ने नंदिनी का अपमान किया था, उसी पल उसने अपनी किस्मत खुद ही तय कर ली थी। सच कहूं तो अगर नंदिनी न होती तो हर्षित अब तक एलेक्स की जान ले चुका होता, लेकिन वह नहीं चाहता था कि नंदिनी को कोई झटका लगे। अंत में हर्षित ने पूरा फ्लास्क ही एलेक्स के गले में उंडेल दिया। एलेक्स अपने गले और मुंह को पकड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वह झींगे की तरह सिकुड़ गया और अपने फोन की ओर हाथ बढ़ाने लगा। तुम मुर्दा हो, मुर्दा! फिलिप का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। नंदिनी, बाहर जाकर आराम करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। हर्षित ने नंदिनी को गंभीर नजरों से देखा। नंदिनी ने अपना सिर हिलाया। अचानक बाहर से दरवाजा खुला और लावण्या अंदर आई। उसने नंदिनी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो ऊपर चलते हैं और थोड़ा आराम करते हैं, वह इसका ख्याल रखेगा। नंदिनी मना करने ही वाली थी कि लावण्या ने सिर हिलाकर कहा, उस पर भरोसा रखो। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद नंदिनी बोली, तुम्हें हर्षित की मदद करनी होगी। हर्षित की मदद करे? लावण्या अंदर ही अंदर मुस्कुराई, ये जानते हुए कि हर्षित को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अगर वह मुसीबतें पैदा न करे तो यह पहले से ही सौभाग्य की बात होगी। हालांकि उसने फिर भी कहा, जरूर, चलो पहले चलते हैं। नंदिनी और लावण्या के चले जाने के बाद हर्षित ने एक कुर्सी अपनी ओर खींची और उस पर बैठ गया। वह एलेक्स और फिलिप को ठंडी निगाहों से देखने लगा। मार्कस ने सावधानीपूर्वक दरवाजा बंद कर दिया। तुम बर्बाद हो! एलेक्स के शब्द उसकी जीभ जलने के कारण लड़खड़ा रहे थे। जमीन पर पड़े हुए उसने हर्षित को गुस्से से देखा। उसका गला और पेट बुरी तरह जल चुका था और जो दर्द हो रहा था वह सहन से बाहर था। वह मेरे साथ इतना क्रूर कैसे हो सकता है? हर्षित ने तटस्थ भाव से उनकी ओर देखा और कहा, देखो, तुम अभी भी अकड़ दिखा रहे हो। फिलिप चिल्लाया, जोशुआ ग्रीन एलेक्स का सबसे अच्छा दोस्त है और वह अभी आ रहा है तुमसे निपटने के लिए। हर्षित ने उनकी ओर देखा और ठंडी आवाज में बोला, मुझे परवाह नहीं कि कौन आ रहा है। अगर भगवान भी आ जाए तो भी मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म करने में संकोच नहीं करूंगा। लॉर्ड चतुर्वेदी दुश्मनों के खिलाफ सख्ती से काम करने के सिद्धांत पर चलता था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि दुश्मन कितने ताकतवर हैं या उनके क्या संबंध हैं। हर कोई जानता था कि लॉर्ड चतुर्वेदी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। हर्षित ने आगे कहा, मैंने नंदिनी से अपनी पहचान छिपाने के लिए बहुत कोशिश की है ताकि वह मेरी दुनिया में ना आ सके। मार्कस का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत सिर झुका लिया और बोला, मैं पहले निकलता हूं। वह जानता था कि हर्षित जो भी आगे कहेगा उसे सुनना उसके लिए सही नहीं होगा, भले ही वह जानने के लिए कितना भी उत्सुक हो, क्योंकि अगर हर्षित को पता चला कि वह जरूरत से ज्यादा सुन रहा है तो उसकी जान भी जा सकती है। हर्षित ने उसकी तरफ देखने की जहमत तक नहीं उठाई और कहता रहा, फिर भी देखो, तुमने क्या कर दिया। यह तो बस एक मामूली मामला था, लेकिन तुम्हें पहले ही मेरी इसमें भागीदारी चाहिए थी। क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर मैं खुद इस मामले में पड़ जाऊं तो बहुत से लोग मर जाएंगे? फिलिप समझ नहीं सका कि हर्षित का मतलब क्या था। उसी समय दरवाजा फिर से खुला और जोशुआ ग्रीन उदास भाव से अंदर आया।
पहली नजर में जोशुआ ने एलेक्स को जमीन पर पड़ा देखा। फिर जब उसकी नजर हर्षित पर गई तो उसका दिल कांप उठा। मैंने सुना है कि तुम इसका समर्थन कर रहे हो, क्या यह सच है? हर्षित ने एलेक्स की ओर इशारा किया। एलेक्स ने जोशुआ का पैर पकड़ लिया और दर्द से चीखते हुए बोला, मिस्टर ग्रीन, इसे मार डालो। लेकिन जोशुआ ने एलेक्स को एक लात मारकर दूर कर दिया और खुद हर्षित के सामने झुक गया। मिस्टर चतुर्वेदी, आप मजाक कर रहे हैं, मैं एलेक्स के इतना करीब नहीं हूं, जोशुआ बोला। सुनकर अवाक रह गए। उनकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। फिलिप खास तौर पर इतना डर गया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना खौफ और अफसोस महसूस नहीं किया था। वह कार्ड का मालिक ही होगा, केवल प्रीमियम ब्लैक कार्ड का मालिक ही ऐसा कुछ कर सकता है। फिलिप को हर्षित को कम आंकने का पछतावा होने लगा। एलेक्स का चेहरा भी पीला पड़ गया। उसने बड़ी मुश्किल से सिर उठाया और घूर कर फिलिप को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे इस मुसीबत में डालने के लिए दोषी ठहरा रहा हो। फिलिप अचानक घुटनों के बल बैठ गया। मिस्टर चतुर्वेदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। आपको नीची नजर से देखना मेरी बहुत बड़ी गलती थी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हर्षित ने हल्की हंसी के साथ कहा। ऑक्टागन सेक्ट का टाइटस मॉरिस तुम्हारे लिए कौन है? फिलिप की आंखें उम्मीद से चमक उठीं। उसे लगा कि उसे बचने का मौका मिल गया है, इसलिए उसने जल्दी से जवाब दिया, वह एलेक्स का पिता है और इसी वजह से एलेक्स ऑक्टागन सेक्ट का उत्तराधिकारी है। एलेक्स के नाम पर 19 कंपनियां हैं और उसकी बहन कराटे एसोसिएशन का नेतृत्व करती है। एलेक्स ने भी सिर हिलाकर फिलिप की बात का समर्थन किया। क्या संयोग है? हर्षित मुस्कुराया और सिर हिलाया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कोई भावना नहीं थी। एलेक्स और जोशुआ दोनों हर्षित की प्रतिक्रिया से हैरान थे। वे बस इंतजार कर रहे थे कि वह आगे क्या कहेगा, लेकिन हर्षित के अगले शब्दों ने उन दोनों को बुरी तरह डरा दिया। हर्षित ने ठंडे स्वर में कहा, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने ऑक्टागन सेक्ट का सफाया किया था। एलेक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह डर के अंधेरे गर्त में डूबता जा रहा हो। उसे पता था कि ऑक्टागन संप्रदाय एक ही रात में गायब हो गया था, लेकिन पोलर्टन के बड़े लोगों ने इस बारे में ज्यादा बात करने से मना कर दिया, जिससे उसे हमेशा अजीब लगता था। पहले जोशुआ ने एलेक्स को कहा था कि ज्यादा जांच पड़ताल मत करो, वरना खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे। जोशुआ को नहीं पता था कि यह सब किसने किया, लेकिन अब उसे समझ आ गया था, यह हर्षित था। ऑक्टागन संप्रदाय, कराटे एसोसिएशन, यार्ट्रान के लोग, पोलर्टन ट्रांसलेशन, ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हर्षित ने पहली बार अपनी ताकत और घमंड दिखाया। वह सच में सबसे ताकतवर इंसान लग रहा था। एलेक्स डर के मारे कांपने लगा। उसने हर्षित की ओर देखा, उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। वह धीरे धीरे पीछे सरकने लगा। हर्षित उठकर जोशुआ के पास गया। जोशुआ की हालत खराब हो गई, उसे ठंडा पसीना आने लगा। हर्षित ने कहा, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए अपनी ताकत और पहचान के दम पर हर बेकार आदमी को पहचानना और उसे हटाना मुश्किल होता है ना? जोशुआ को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। हर्षित ने गंभीर आवाज में पूछा, मैं नहीं चाहता कि भविष्य में ये फिर से हो, समझे? जोशुआ ने राहत की सांस ली और बोला, मैं समझ गया मिस्टर चतुर्वेदी, चिंता मत करो, अब तुम जा सकते हो, इसका ध्यान रखा जाएगा, हर्षित ने कहा। जोशुआ झुककर प्रणाम करके कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद चंद्रकांत अंदर आया और उसने भी हर्षित को झुककर प्रणाम किया। एलेक्स और फिलिप ये देखकर और घबरा गए। वे सोचने लगे कि हर्षित पोलर्टन में कितना ताकतवर इंसान है। जोशुआ सिर्फ उसके सामने झुक ही नहीं रहा था, बल्कि पोलर्टन का सबसे अमीर आदमी चंद्रकांत भी उसके सामने सिर झुका रहा था। ये देखना उनके लिए अविश्वसनीय था। इन दोनों से निपट लो और पोलर्टन ट्रांसलेशन को भी बाद में देख लेना, हर्षित ने चंद्रकांत की ओर पीठ करके कहा। जब इनका काम हो जाए तो ऊपर आ जाना, नंदिनी को भी कुछ बातें समझानी है। मैं समझ गया मिस्टर चतुर्वेदी, चंद्रकांत ने सिर झुका लिया। दूसरी मंजिल पर नंदिनी और लावण्या आमने सामने बैठी थीं। नंदिनी ने जब लावण्या को देखा तो वह हैरान रह गई। उसे मानना पड़ा कि लावण्या सच में बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी। उसके लंबे सुडौल पैर थे और उसकी त्वचा गोरी और मुलायम थी। उसका शरीर भी सुंदर था और उसकी लाल होंठ उसके चेहरे पर चेरी जैसे लग रहे थे। क्या वो कार्ड तुम्हारा है? नंदिनी ने पूछा।
लावण्या एक पल के लिए चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि नंदिनी क्या कहना चाह रही थी। नंदिनी ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और सिर हिलाया। अब मुझे सब समझ आ गया। कुछ देर बाद हर्षित कमरे में आया। नंदिनी तुरंत खड़ी हो गई और बोली, उस कार्ड में क्या है? मुझे बेवकूफ मत बनाना और मत कहना कि ये लावण्या का कार्ड है। मुझे पता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। वह गुस्से से हर्षित को घूरने लगी। उसे लग रहा था कि वह उससे कुछ छुपा रहा है। उस कार्ड की शुरुआत ही 100 मिलियन से होती थी और नकद निकासी की सीमा 100 बिलियन थी। नंदिनी को यकीन था कि लावण्या के पास इतना महंगा कार्ड नहीं हो सकता। हर्षित ने कहा, तुम सही कह रही हो, कार्ड लावण्या का नहीं है। इसका असली मालिक चंद्रकांत है, जो पोलर्टन का सबसे अमीर आदमी है। नंदिनी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। तभी चंद्रकांत कमरे में आया। वो सही कह रहा है,